हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था अबाउट पोटेंशियल स्टेप, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में। जिस तरीके से हमने पोटेंशियल स्टेप के अंदर अलग अलग रीज़न डिफाइन करके और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से वेव फंक्शन जो है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे उन्हें प्राप्त किया था, उसी तरीके से हम पोटेंशियल बैरियर के अंदर भी रीज़न में डिफाइन करके पोटेंशियल को और फॉर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पोटेंशियल बैरियर की संरचना कैसी है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल है। तो इसके अंदर यहाँ मैंने शो नहीं किया है, ये ज़ीरो है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये ज़ीरो है और ये यहाँ पे ए है। ये इतना ज़्यादा डार्क क्यों आ रहा है? ओके, तो इसमें क्या है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो है और ये यहाँ पे ए है। ठीक है, ज़ीरो से ए के बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी नॉट है। और उसके बाद ज़ीरो से पहले यानी कि इस साइड में पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, ये ज़ीरो लेवल है। ठीक है, और ज़ीरो से ए के बीच में इसकी हाइट है वी नॉट। ओके, और लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में ए के बाद है वी नॉट, सॉरी ज़ीरो। ये इसकी स्ट्रक्चर है बैरियर की। ये जो बैरियर है ये किस तरीके से बना हुआ है, ज़ीरो से ए के बीच में तो है हाइट वी नॉट। आप यहाँ पे ये नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ए। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क चल रहा है मार्कर, या इसमें कुछ दिक्कत हुई है। और एक मिनट, अभी देखिए, अभी सही आएगा। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ए। ज़ीरो से ए के बीच में पोटेंशियल की हाइट है वी नॉट। ज़ीरो से पहले है ज़ीरो और ए के बाद है ज़ीरो, ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल जो लेफ़्ट साइड से आ रहा है उसके लिए दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि उसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम हो, दूसरा उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। पहले हम लोग ये केस लेंगे कि उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो ये हमने ये लेवल डिसाइड कर लिया है जहाँ एनर्जी क्या है, पोटेंशियल से कम है। तो इस रीज़न को, पूरे पोटेंशियल बैरियर को आप तीन रीज़न में डिवाइड कर सकते हो। पहला रीज़न जो ज़ीरो से पहले वाला है, दूसरा जो ज़ीरो से ए के बीच में है, तीसरा जो ए के बाद का है। ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है उन दोनों में ही पोटेंशियल का मान ज़ीरो है, और जो सेकंड रीज़न है उसके अंदर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से कम है। ठीक है, अब हम तीनों रीज़न के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये फर्स्ट रीज़न के लिए भी यही है, थर्ड रीज़न के लिए भी यही है। अभी हम लोग फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे क्योंकि सेकंड रीज़न में पोटेंशियल है, फर्स्ट और थर्ड में ज़ीरो है, तो हम लोग पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं जिनमें पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। तो पोटेंशियल वाले टर्म ज़ीरो है, तो फर्स्ट वेव फंक्शन जो है उसके लिए इस तरीके का बन जाएगा, वी को हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे के स्क्वायर क्या है, 2me ओवर एच कट स्क्वायर, और इसका जो सॉल्यूशन होगा ये हमने पीछे भी करा है,
ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर रीज़न है उसके अंदर भी पोटेंशियल ज़ीरो है, तो वहाँ भी एज इट इज़ क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाती है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, और उसका सॉल्यूशन सी ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। और दोनों में ही के का मान क्या है, 2m ओवर एच कट स्क्वायर। दोनों में के का मान क्या है, समान है। दोनों रीज़न अलग अलग हैं, एक तो ज़ीरो से पहले का है और एक क्या है, ए के बाद का है, इसलिए हम दोनों में कांस्टेंट जो है वो अलग अलग डिफाइन किए हैं। जैसे इसमें कांस्टेंट है ए बी और दूसरे के अंदर कांस्टेंट क्या है, सी और डी। ठीक है, अब लोग इसमें चेक करते हैं कि क्या होता है। जो सबसे पहली टर्म है ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स, ये शो करता है प्लेन वेव मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, इंसिडेंट वेव को, ठीक है, जो इधर से आ रही है उसको शो करता है। के एक्स है ना, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये इंसिडेंट वेव हो गई। दूसरा है बी ई टू द पावर माइनस आयोटा मतलब माइनस एक्स हो गया ना, माइनस एक्स का मतलब इस तरीके से वापस जाना, यानी कि जो वेव आई वो पोटेंशियल से टकरा करके वापस चली गई। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, क्योंकि एनर्जी पार्टिकल की कम है तो ये पॉसिबल है कि आगे बैरियर होने की वजह से कुछ कण जो है वो वापस चले जाएं। तो ये बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है, और बी एम्पलीट्यूड है। तीसरी टर्म सी ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और ये थर्ड रीजन में है। तो थर्ड रीजन में मतलब जो ये बैरियर को पार कर गई, जो कण बैरियर को पार कर जाएंगे तो वो ट्रांसमिटेड वेव को शो करेगा। ठीक है, तो सी इसका एम्पलीट्यूड हो गया। लेकिन ये जो फोर्थ टर्म है डी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये होगा कि थर्ड रीजन में भी क्या है, रिफ्लेक्ट होना। लेकिन थर्ड रीजन में रिफ्लेक्ट करने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर कोई पार्टिकल बैरियर पोटेंशियल को या पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके चला गया, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है इसको क्रॉस करके चला गया, तो यहाँ आने के बाद थर्ड रीजन में आने के बाद उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली टर्म का होना मतलब गलत होगा। साई थर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाली टर्म तो आनी ही नहीं चाहिए, ट्रांसमिट हो गई तो वापस कैसे आएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये जो डी है ना वो हम ज़ीरो करेंगे, ताकि ये जो गलत सॉल्यूशन आ रहा है उसको हम हटा सकें। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, साई फर्स्ट आ गया ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, और साई थर्ड में क्या आ गया, सी ई टू द पावर आयोटा के एक्स। डी वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई। ओके, ये हमने फर्स्ट और थर्ड रीज़न दोनों के लिए सॉल्व कर लिया। दोनों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक जैसी बनेगी, एक ही कांस्टेंट आएगा क्योंकि दोनों में वी क्या है, ज़ीरो है, और कांस्टेंट मीन्स के की बात कर रही हूँ मैं, के इज़ इक्वल टू √2m ओवर एच कट स्क्वायर। और जो सॉल्यूशन में कांस्टेंट है ए बी सी डी वो अलग हैं, क्योंकि फर्स्ट रीज़न ज़ीरो से पहले का है और थर्ड रीज़न ए के बाद का है। ओके, और जो डी वाली टर्म है वो हम ज़ीरो करेंगे, क्योंकि थर्ड रीज़न में पहुंचने के बाद कोई कण अगर आगे जाता है तो उसको वापस वो नहीं आएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड रीज़न की। सबसे पहले सेकंड रीज़न की हमने सबसे पहले बात करी फर्स्ट और थर्ड रीज़न की, और अब हम लोग बात करेंगे सेकंड रीज़न की। अब सेकंड रीज़न के अंदर जो सेकंड रीज़न है वही डिफरेंट है व्हेन एनर्जी इज़ लेस देन पोटेंशियल और व्हेन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल, क्योंकि एनर्जी लेस और ग्रेटर होने पर फर्स्ट और थर्ड रीज़न तो एक जैसे ही हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीज़न में पोटेंशियल है ही नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड रीज़न तो एक जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी। डिफरेंट कहाँ होएगी, सिर्फ सेकंड रीज़न में। सेकंड रीज़न में पोटेंशियल है एनर्जी से ज़्यादा और एनर्जी से कम। तो पहले हम लोग कि ये जो पहला केस लेंगे वो लेंगे जब एनर्जी पोटेंशियल से क्या है, कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई सेकेंड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई सेकेंड ई साई। तो वी का मान क्या है, वी नॉट सेकेंड रीजन के अंदर। ओके, तो वी नॉट है इसका मान, तो आप माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m को हटा दीजिए यहाँ से, तो बाकी दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा ये। ठीक है, फिर इस टर्म को इधर ले आइए तो ये तो प्लस का हो जाएगा ई वाला टर्म, लेकिन हमारे पास क्या है, वी नोट बड़ा है ई से, एनर्जी कम है, तो वी नोट को आगे रखेंगे तो ये माइनस का बनेगा। इसे हम लोगों ने नाम दिया एल्फ़ा स्क्वायर, जहाँ एल्फ़ा का मान क्या है
2m v0 - e/h²। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है f(e⁴ प्लस g(e⁻) तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन होंगे इसके f(e⁴ और g(e⁻). ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया सेकंड रीजन में जब एनर्जी पोटेंशियल से कम है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट है ए बी सी और एफ जी, इनका मान निकालेंगे। इनका मान निकालेंगे तभी हमारे पास जो हल हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के वो मिलेंगे। और ये हल ही क्या है, एक तरीके से किसी समय पे और किसी स्थिति पे पार्टिकल को बताता है। तो अगर हम लोग ये कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें श्रोडिंगर जो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उन पे बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एट x = 0 पहली कंडीशन जो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वो है एट x = 0 पे। 0 पे क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड अवकलज जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और जो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। देखो इस तरीके से बना हुआ है ना पोटेंशियल बैरियर 0 और a। तो पहली बाउंड्री है ये वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो 0 पे जो बाउंड्री है जहाँ पे पोटेंशियल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बाउंड्री पे पहला वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन के क्या होना चाहिए, बराबर, और इनके प्रथम अवकलज भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर हम x = a की बात करेंगे ना तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड बराबर होने चाहिए और इनके प्रथम अवकलज बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग x = 0 के लिए बात करते हैं, तो पहला और दूसरा। तो पहला तो a(e⁻iota_kx और b(e⁻−iota_kx), x का मान आप 0 रखोगे तो a + b और बराबर f + g। जैसे इसमें भी आप अगर 0 रखोगे तो ये f + g ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका अवकलन करोगे तो आयोटा के आ जाएगा साई फर्स्ट में और अंदर क्या बचेगा a - b और इसके अंदर एल्फ़ा आएगा और अंदर माइनस का साइन आ जाएगा, एल्फ़ा f - g। ठीक है, फिर उसके बाद इनको हमने इक्वेशन दे दी है कोई नाम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं x = a पे। तो x = a पे क्या होगा, x = a पे सेकंड और थर्ड एक दूसरे के बराबर होंगे और उनके प्रथम अवकलज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो सेकंड जो है वो था हमारा c(e⁻iota_kx), x की जगह हमने क्या रख दिया है, a रख दिया है और इधर जो साई थर्ड था उसमें a रख दिया है, f(e⁴α प्लस g(e⁻−α)। ओके, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। तो पहले अवकलन करते हैं फिर a रखते हैं। तो अवकलन करेंगे तो आयोटा के और उसके बाद x की जगह a रख दिया। इसी तरीके से इसमें अल्फ़ा आ जाएगा और अंदर e⁴α और -α मान रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए हमें चाहिए b/a और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए हमें चाहिए c/a। तो हम लोग क्या है वही निकालना चाहते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, यानी कि जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ से, इससे और इससे। तो पहले थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। पहली तो थी a + b = f + g और दूसरी क्या है, a - b = जो वो आयोटा था ना वो दूसरी साइड ले गई मैं, तो यहाँ पे बन गया α/i f - g। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेते हैं। ये जोड़ का साइन लगाया है ना मैंने यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले बनेगा f और उसके साथ में f, ऊपर भी f है और नीचे क्या है, α/i f। ठीक है, जोड़ोगे तो आप ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, f 1 + α/i प्लस g 1 - α/i। ठीक है, अब आयोटा को आप ऊपर ले जाओ तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। ये आयोटा है ना इस टर्म में, यहाँ पे आयोटा है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन आ गया। यहाँ आयोटा है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग घटाएंगे तो ये a वाले तो कट जाएंगे और b वाले जुड़ जाएंगे। तो f वाले टर्म में माइनस आ जाएगा, g वाले टर्म में प्लस आ जाएगा। फिर आयोटा को आप ऊपर लेके जाओगे वापस, माइनस प्लस जो है वो प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको b वाली इक्वेशन में a वाली इक्वेशन का भाग दे देंगे।
जब भाग देंगे ना तो क्या होगा, उससे पहले हम लोग एक चीज़ कर लेंगे, दोनों में ही क्या है, इसमें भी क्या है बटे के, इसमें भी बटे के, और इसमें भी बटे के, इसमें भी बटे के, तो के का एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें भी के प्लस आयोटा अल्फ़ा बन जाएगा, के प्लस आयोटा अल्फ़ा, इसमें भी बनेगा के माइनस आयोटा अल्फ़ा और के प्लस आयोटा अल्फ़ा। जब भाग दोगे तो के तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बी बाई ए का मान है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एफ के प्लस आयोटा अल्फ़ा, एफ के माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस जी के प्लस आयोटा अल्फ़ा बटे एफ के प्लस आयोटा अल्फ़ा प्लस जी के माइनस आयोटा अल्फ़ा। ओके, ये शायद मैंने मान जो है वो उल्टा लिख दिया है, मैंने बी बाई ए की जगह मान रख दिया है शायद ए बाई बी का, लेकिन इसमें क्या है, जैसे क्या मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पे ये के जो है वो इसके साथ गुणा होगा तो ये टर्म प्लस की है ना, और इधर भी के इसके साथ गुणा होगा तो ये माइनस की, यानी कि इसमें यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। ये आप लोग जो है थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बी बाई ए का मान। लेकिन क्या है, आगे इसमें डेरिवेशन में इसका फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकालना है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के अंदर हम लोग जब ये मान निकालते हैं तो ये मैंने यहाँ पे सही कर दिया इसको, ये देखो यहाँ पे के प्लस आयोटा अल्फ़ा के माइनस आयोटा अल्फ़ा, यहाँ मैंने इसको सही लिख दिया है। वहाँ थोड़ा सा ठीक कर लेना आप इस बी बाई ए के मान में। क्या ठीक करना है बी बाई ए के मान में, जहाँ के माइनस आयोटा अल्फ़ा है वहाँ प्लस कर देना, और जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना। ओके, बस और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 12 को 11 से भाग देंगे। 12 नंबर इक्वेशन कौन सी है, देखो ये वाली जो हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी थी ना, x इज़ इक्वल टू ए वाली, वो। तो यहाँ पे इक्वेशन 12 में इक्वेशन 11 का भाग देंगे तो सी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इधर जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। इधर क्या बच गया, आयोटा के, तो आयोटा के इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एफ ई टू द पावर अल्फ़ा ए माइनस जी ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा ए बट्टे एफ ई की पावर अल्फ़ा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फ़ा, ये माना जाता है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं आयोटा के साथ, ये आ गया। ओके, अब एफ़ वाली को एक साइड करो, जी वाली को एक साइड करो। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, बुक के अंदर सिंपली लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, एफ़ वाली टर्म को एक साइड करोगे तो इसमें एफ़ के साथ है आयोटा के, इसमें साथ है अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा ए, तो एफ ई की पावर अल्फ़ा ए तो कॉमन ही लिया है, तो अल्फ़ा है इस साइड, अल्फ़ा है और इस साइड आयोटा के है, तो आयोटा के माइनस अल्फ़ा हो गया। इस जी वाली टर्म को इधर ले आओ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस जी ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा है, इसके साथ है आयोटा के और इसके साथ है अल्फ़ा, तो ये आ गया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने जो के साथ आयोटा था उसको हमें अल्फ़ा के साथ लेके जाना है, क्योंकि हमने ऊपर भी जो किए हैं सब में आयोटा अल्फ़ा के साथ है। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, आयोटा से गुणा कर दिया है। दोनों साइड आयोटा से गुणा किया, अंदर गया आयोटा तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो के साथ माइनस आ गया, इधर आयोटा अल्फ़ा हो गया, इधर माइनस के हो गया और आयोटा अल्फ़ा हो गया। ओके, तो इस देखो ये वाली टर्म भी माइनस की है, ये वाली टर्म भी माइनस की है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये इससे भी माइनस कॉमन आएगा, इधर माइनस है ही तो माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, इधर ये बचा, तो जी बटे एफ़ का मान निकाल रहे हैं, जी बटे एफ़ ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए बराबर ये ई की पावर अल्फ़ा ए, और आप इसको सॉल्व करके देख लेना। देखो ये आ गया ना जी बटे एफ़ और ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए यही है ये वाला, और इससे आप एक माइनस बाहर निकालोगे और ये वाला माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और इससे भी आप एक माइनस बाद में ले लेना कॉमन, अभी तो एज इट इज़ रखा है इसको।
ये आ गया। और इसमें से जब एक माइनस बाहर निकालोगे तो ये जी बाई एफ़ का मान जो है वो माइनस का आ जाएगा। ये जी बाई एफ़ का मान आपको क्या करना है, जो बी बाई ए की वैल्यू थी, ये बी बाई ए की वैल्यू जो है ना, इसमें एफ़ को कॉमन ले लेना। तो हर जगह यहाँ पे भी क्या है, जी बाई एफ़ बन जाएगा, यहाँ पे भी जी बाई एफ़ बन जाएगा एफ़ को कॉमन लेने से। तो उस जगह आप इसका मान रख दोगे बी बाई ए के अंदर। ओके, हमने यहाँ पर क्या है, इसका मान रख दिया है। बुक के अंदर सीधा लिखा हुआ है कि बी बाई ए की वैल्यू क्या आएगी। हम यहाँ पे मान रख के इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो इधर के माइनस आयोटा अल्फा है, के माइनस आयोटा अल्फा है, तो ये तो हेडेक ख़त्म। सिंपली इसको के माइनस आयोटा अल्फा से और के माइनस आयोटा अल्फा से तो गुणा कर देंगे। तो जब आप के प्लस आयोटा अल्फ़ा को के माइनस आयोटा अल्फ़ा से गुणा करते हो तो क्या बनता है, के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बनता है, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है, आयोटा स्क्वायर से माइनस आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और इधर अंदर भी बन गया के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ई की पावर 2 अल्फ़ा ए है ही। और नीचे भी क्या बन गया, नीचे के माइनस आयोटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और इधर बन गया के प्लस आयोटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जो है हमने के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को कॉमन ले लिया और बन गया 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फ़ा ए, और नीचे हमने इसका होल स्क्वायर था वो खोल लिया, के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अल्फ़ा ए के, और इधर क्या बन गया, के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और साथ में 2 आयोटा अल्फ़ा के इंटू ई की पावर 2 अल्फ़ा है। अब के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इसके पास भी है और के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इसके पास भी है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो इधर तो इसके साथ गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, और इधर क्या है, ई की पावर 2 अल्फ़ा ये आ गया। फिर इसके पास माइनस का 2 आयोटा अल्फ़ा के और इसके साथ माइनस का 2 आयोटा अल्फ़ा के, माइनस बाहर है ना इसका, ये वाला, तो दोनों से कॉमन लेके 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फ़ा ए बच गया। अब ऊपर और नीचे वाली टर्म दोनों में क्या है, माइनस जो है वो हटा देते हैं, क्योंकि 1 माइनस बना हुआ है ना ये, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से एक माइनस जो है वो हटा देंगे। अब देखो ये जो ई की पावर 2 अल्फ़ा ए है ना, माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो ई की पावर अल्फ़ा ए और ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए माइनस ए। जब एलसीएम लोगे तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए बन गया यहाँ पे, है ना, और बटे अगर 2 कर दोगे तो ये साइन का फॉर्मूला बन जाता है। ये ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए जो है वो यहाँ से सब में से ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सब में ये टर्म आ रही है, ये सब में आ रही है। प्लस का साइन होगा तो कोस बनेगा, ये देखो लिखा है मैंने, और माइनस का साइन होगा तो साइन बनेगा, साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा। तो सब में जो नीचे बटे वाला ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए है वो सब में हट जाएगा, और यहाँ पे साइन बन जाएगा, ये भी साइन, और आगे वाली टर्म में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे कॉस बन जाएगा। तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए और कोस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए बन गया। अरे ना करो रे, ऐसे लिया ऊपर रख दे बिन। अब हम लोग सी बाई ए निकालना। अभी हम लोग सी बाई ए निकालना चाहते हैं, 11 को 13 से भाग दे करके सी बाई ए निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट सी बाई ए का मोड स्क्वायर होता है। ओके, तो 11 नंबर इक्वेशन को जब हम लोग 13 नंबर इक्वेशन से भाग देंगे तो आप देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टर्म आ जाती है अपने पास, सी बाई 2a, जो जैसे था मैंने वैसे ही लिख दिया है उसको एज इट इज़। ओके, और ई की पावर माइनस आयोटा के ए, क्योंकि सी के साथ क्या था, ई की पावर आयोटा के ए था ना, तो वो दूसरी साइड ले गए तो माइनस आयोटा के ए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जी बाई एफ़ बना लेंगे। ठीक है, कॉमन लेके जी बाई एफ़ बना लिया ताकि हम जी बाई एफ़ का मान रख सकें। तो जी बाई एफ़ का मान रख दिया यहाँ पे, के प्लस आयोटा अल्फ़ा बटे के माइनस आयोटा अल्फ़ा ई की पावर 2 अल्फ़ा ए। तो 2 अल्फ़ा ए जो है
और ई की पावर माइनस एल्फ़ा ए इसके साथ ऑलरेडी है, तो नीचे भी मान रख दिया जी बाई एफ़ का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो के माइनस आयोटा एल्फ़ा, नीचे भी के माइनस आयोटा एल्फ़ा, ये कट जाएगा। और लेकिन ये कटने से पहले ये इधर आएगा ना गुणा में, तो के माइनस आयोटा एल्फ़ा आ गया। आगे ये टर्म एज इट इज़ है, 2 एल्फ़ा और माइनस एल्फ़ा ए, तो एल्फ़ा ए बच गया, इधर ये है ही। और इधर के माइनस आयोटा एल्फ़ा का होल स्क्वायर और के प्लस आयोटा एल्फ़ा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, होल स्क्वायर बनने का कारण है इसके साथ ये टर्म्स भी है ना, तो ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसमें ऊपर वाले टर्म में एल्फ़ा ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो के से के कट जाएगा और -2 आयोटा एल्फ़ा जो है वो आएगा। तो इधर बाहर 2 के है तो -4 आयोटा एल्फ़ा के ई टू दी पावर एल्फ़ा ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा के ए, ये आ गया। और नीचे जो है वो के स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर, वो जैसे हमने पीछे कॉमन लिया था ना, होल स्क्वायर खोल के बी बाई ए के अंदर, बिल्कुल एज इट इज़ ही आपको इसमें करना है। देखो, के माइनस आयोटा एल्फ़ा का होल स्क्वायर खोलेंगे और के प्लस आयोटा एल्फ़ा का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे, और फिर उसमें से के स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर के साथ इधर तो 1 होगा और इधर ई की पावर 2 एल्फ़ा ए होगा, तो वो आ गया। और दूसरी टर्म जो है वो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये टर्म अपने पास आ जाती है। अब इसके अंदर भी हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जो है, ऊपर वाला जो माइनस है उसको नीचे आप एंटर करवा दो एक्सप्रेशन में, तो ये जो है टर्म इस तरीके से बदल जाती है। ये प्लस का हो जाएगा, इसमें ई की पावर 2 एल्फ़ा ए पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से सी बाई ए का फाइनल मान जो है वो ये आ जाता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर साइन बना दिया, क्योंकि ये जो है ना ई की पावर 2 एल्फ़ा ए, तो इसमें क्या होगा, ई की पावर एल्फ़ा ए ई की पावर माइनस एल्फ़ा ए बटे ई की पावर माइनस एल्फ़ा ए ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और जो 2 लगेगा बटे में, तो वो 2 जो है यहाँ से हम लोग इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसके नीचे साइन हाइपरबोलिक बनाने के लिए 2 डालोगे तो इसके नीचे भी 2 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बन गया। ये एक्सप्रेशन आ जाता है फाइनल सी बाई ए का। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है वो होता है जे रिफ्लेक्टेड बटे जे इंसिडेंट, वी बाई वी मोड बी स्क्वायर। क्योंकि हमने पहले लास्ट पोटेंशियल स्टेप वाले लेक्चर के अंदर निकाला था कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को जब आप निकालोगे साई फर्स्ट के लिए तो वी मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर, और थर्ड वाले के लिए वी मोड सी स्क्वायर ये आता है, तो आर जो आ जाता है वो ये आ जाता है। बी बाई ए हमने निकाल ही लिया है, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो स्क्वायर जब किया ना तो ऊपर वाला तो डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, नीचे वाली टर्म को देखिए आप क्या हुआ, ऊपर वाले टर्म तो डायरेक्ट होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में यहाँ पे आयोटा है। जब मोड का स्क्वायर करते हैं ना, जैसे ए प्लस आयोटा बी, इसका मोड स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब है आपको ए प्लस आयोटा बी को गुणा करना पड़ेगा ए माइनस आयोटा बी से। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको वापस टर्म को लिख के और वापस माइनस वाले टर्म को इसके साथ क्या है गुणा किया है। तो माइनस वाले टर्म को आप गुणा करते हो ना तो मान आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी का गुणा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो हमारे पास ये है ना, के स्क्वायर माइनस एल्फ़ा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फ़ा ए, और बी जो है बी हमारे पास है 2 आयोटा, तो ये बन गया 4 एल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फ़ा ए। ठीक है, ये बन गया। ये यहाँ पे स्क्वायर मैंने हटाया हुआ है, पहले डायरेक्ट लिखने वाली थी लेकिन मुझे इसको एक्सप्लेन करना था, तो ओके, तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाता है, इनका फिर से स्क्वायर बन जाएगा इस वाले का, ये बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर ये जो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर है ना, इसको हमने साइन में बदल लिया, क्योंकि जो ये है ना कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फ़ा ए के बराबर होता है। इसको साइन में बदल लिया, तो साइन में बदलने से क्या होगा, यहाँ पे अंदर जो इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो टर्म बनेगी -2 के स्क्वायर एल्फ़ा स्क्वायर, और माइनस का साइन होगा इसके साथ, और ये साइन, और इसके अंदर ये 4 बन रहा है तो प्लस का 2 बन गया, तो ये होल स्क्वायर प्लस का भी बन गया, है ना। जैसे ये अंदर इसमें ये आएगा और इसमें ये बाहर प्लस आ रहा है, तो प्लस का 2 बन गया, तो प्लस का 2 अगर इसे मिलता है तो ये प्लस का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो इधर तो बच गया सिर्फ 4 के स्क्वायर एल्फ़ा स्क्वायर, उधर ये प्लस का होल स्क्वायर बन गया।
ठीक है। अब आप के का मान रखो, अल्फ़ा का मान रखो। के का मान है, के स्क्वायर का मान है, देखो के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर जहाँ है वहाँ के स्क्वायर तो है 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर है 2m वी नोट माइनस ई ओवर एच कट स्क्वायर। तो ई से ई वाली टर्म कैंसिल, 2m वी नोट ओवर एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी यही है। तो इनका मान रख दो 2m वी नोट ओवर एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाकी टर्म साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ है। और इनका जब दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 2m ओवर एच कट स्क्वायर का तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आएगा जब अल्फ़ा और के दोनों के लिए आएगा ना 2m ओवर एच कट स्क्वायर। और ई वी नोट माइनस ई ये आ गया, 4 ये यहाँ पे आ गया, ओके ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म में ये वाली टर्म एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, सिर्फ इसके साथ क्या है वी नोट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हटा देते हैं। और इसके पास अगर वी नोट स्क्वायर नहीं है तो इसको वी नोट स्क्वायर से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसमें साइन वाला टर्म जो है ना इसको भी हटा देते हैं, ये साइन जो है ना इसको हटाएंगे तो इसके पास साइन भी नहीं है, तो ये साइन भी क्या है नीचे आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऊपर करके लिख दो, ये 1/, में मान है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो इसमें क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया, ओके। और इसी तरीके से हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, v मोड c स्क्वायर ओवर मोड a स्क्वायर, ये हो गया ना। तो c/a का मान हमने निकाला था पहले, c/a का मान रख देंगे ये वाला, ये वाला। अब इस मान के अंदर देखो ऊपर आयोटा है, मोड का मतलब हो गया इस टर्म को आप माइनस वाली टर्म से गुणा करोगे, आयोटा जहाँ रहता है वहाँ माइनस आयोटा से आपको उसको गुणा करना पड़ता है। तो ऊपर वाले टर्म को -2 आयोटा अल्फ़ा के ई की पावर प्लस आयोटा के ए से गुणा करेंगे। इसी तरीके से इस वाले टर्म को इसके साथ नेगेटिव साइन लेके गुणा करेंगे। तो आप देखो c/a हमने जहाँ रखा है तो इसको पूरा लिखा है मैंने यहाँ पे, ये देखो, और नीचे वाले टर्म को इसके माइनस वाले साइन के साथ गुणा। तो ऊपर तो आयोटा और माइनस आयोटा क्या बनता है, प्लस बनता है। तो ऊपर बन गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर और ये ई की पावर आयोटा के ए और ई की पावर माइनस आयोटा के ए, ये एक दूसरे से क्या है कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे जो है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये b/a में भी ऐसे ही बना था, ठीक है, हमने पहले इसे कर रखा है। तो ये तो एज इट इज़ देखो यहाँ पे आ गया, ये के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर जब वो प्लस वाले में बदल जाता है, जब हम लोग कोस हाइपरबोलिक को साइन में बदल लेते हैं, यहाँ पे 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा है, ऊपर वो है ही, सबके मान रख दो, जैसे b/a में रखे थे वैसे ही एज इट इज़ चलता जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर का मान और ये के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का मान, और इधर वापस से ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर का मान, ओके। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, ओके। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसके पास जो भी चीज़ कम है वो इसके बट्टे में लगा देते हैं। तो कम क्या है इसके पास, कम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ई इंटू वी नोट माइनस ई नहीं है इसके पास, तो उसको आप डिवाइड कर दो। इसके पास 4 भी नहीं है तो इसको 4 भी चाहिए तो 4 से भी डिवाइड करो, क्योंकि जब हम हटाते हैं तो इसका मतलब ये मानते हैं ना कि इसके पास हो गए, जब ही हट गए तो वो तो ऐसी कंपनसेट करना पड़ेगा ना आपको। या यूँ कहें कि ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो, ये ऊपर वाली टर्म जो है इसको बट्टे में ले आओ इसके, है ना, जैसे a होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1/1/a ऐसे लिख सकते हो ना। तो a का मतलब ऊपर पहुंच गया। तो इसी तरीके से ये जो टर्म है इसको आप डिवाइड कर दो, इसके बट्टे में ले आओ, तो ये भी कट जाएगा पूरा का पूरा, और इसमें क्या बचेगा 2m ओवर एच कट स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या 4e वी नोट माइनस ई, ये यहाँ आ गया। अब इस टर्म को आप ऊपर लिख लो, ये भी बट्टे में है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान आ गया 1 + वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा ए और बटे 4e वी नोट माइनस ई का इन्वर्स। अब देखो ये जो r का मान था और जो t का मान है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ये t का r का मान है और बिल्कुल उसके उल्टा क्या है t का मान है। तो इसलिए r और t को जब आप जोड़ोगे तो ये एक दूसरे से क्या है कट जाएंगे, या यूँ कहें कि जब आप सोल्व करोगे इसको एलसीएम वगैरह लेके तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 1 बचेगा, ठीक है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या है कंजर्व्ड रहती है। अब हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी इज़ लेस देन पोटेंशियल के लिए। तो एनर्जी जब पोटेंशियल से कम है तो भी क्या है
ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो है उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो बेरियर है, पोटेंशियल बेरियर है, फिर भी थर्ड रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की एक परिमित प्रायिकता होती है। अगर पार्टिकल की एनर्जी को ज़ीरो मान लिया जाए, अगर पार्टिकल की एनर्जी ज़ीरो है तो ट्रांसमिशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ई का मान ज़ीरो करते ही ये क्या हो गया, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये वाली टर्म क्या हो गई, इन्फिनिटी, और ये इसके ऊपर इन्वर्स लगा है तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और टी ज़ीरो होने से टोटल रिफ्लेक्शन होगा। ओके और उसके बाद जब एनर्जी वी नोट को अप्रोच करती है, तो अल्फ़ा ए इज़ इक्वल टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि अल्फ़ा में क्या आता है, वी नोट माइनस ई आता है ना। जब ई वी नोट के लगभग बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा में जैसे वी नोट माइनस ई आता है, तो वी नोट और ई जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल इसको आप मान सकते हो। और अल्फ़ा के अंदर क्या होता है, वी नोट माइनस ई होता है ना। जब ई और वी नोट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि इट इज़ अटेंड्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो को अटेंड्स कर रहा है या ज़ीरो के अप्रोच तक पहुंच गया है, अंतर इनका बहुत कम है, अब अप्रोक्सीमेट ज़ीरो है। तो जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए क्या होता है, अल्फ़ा ए होता है। तो हम लोग जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है उसके अंदर व्हेन ई अटेंड्स टू वी नोट है, उसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे तो एक तो ये तो बन गया वी नोट स्क्वायर, तो वी नोट स्क्वायर रहेगा, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ए का मान क्या आ गया, अल्फ़ा ए का मान होता है 2m/h कट स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या है, ए स्क्वायर। अंदर क्या था, वी नोट माइनस ई भी था, लेकिन उन दोनों का अंतर क्या है, बहुत ही कम है, तो वो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। नीचे क्या है, 4e, तो ई जो है वो अप्रॉक्सीमेट वी नोट ही है, और वी नोट माइनस ई जो है, ऊपर भी वी नोट माइनस ई आएगा और नीचे भी वी नोट माइनस ई आएगा, वो दोनों एक दूसरे से कट गए। समझ में आ गया ना। अल्फ़ा स्क्वायर का मान रख दिया 2m/h कट स्क्वायर और वी नोट माइनस ई, और नीचे क्या था, 4e, और वी नोट एक दूसरे के बराबर है तो 4v नोट रख दो, और वी नोट माइनस ई, और ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये वाला फॉर्म अपने पास बच जाता है, ये वाला। अब ये 4 भी कट के 2 बच जाएगा ऊपर वाले 2 से, तो ये आ जाता है। ये जो अपने पास आया है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट व्हेन एनर्जी अप्रोचेज टू वी नॉट, एनर्जी जो है वो लगभग पोटेंशियल के बराबर हो उस कंडीशन में, तो ये ओपेसिटी ऑफ पोटेंशियल बैरियर कहलाता है, अपारदर्शिता पोटेंशियल बैरियर की कहलाता है। ये एक विमाहीन राशि होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए अल्फ़ा ए का मान बहुत ही ज़्यादा है 1 के कंपैरिजन में, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए जो है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली e⁴ तो यहाँ पे साइन जहाँ पे था वहाँ पे e⁴ आ गया। स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर था इस फॉर्मूले के अंदर, तो 2α/4 हो गया, तो 4 हो गया, तो ये 16 बन गया। 1 के कंपैरिजन में इसका मान काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको सीधा करके लिखो, इन्वर्स है इसका मान, इन्वर्स में है ये, सीधा करोगे तो 16e वी नोट माइनस ई, ये माइनस का बन गया, -2α/v नोट स्क्वायर। तो जब अल्फ़ा ए का मान 1 की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है तो टी का मान बहुत ही स्मॉल होता है, साथ में e⁻² है, तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, तो क्या है, ये बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट और इनका डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है टर्म टू टर्म, कैसे वैल्यू रखनी है, कैसे मान रखना है। अगर आप बुक में से पढ़ोगे ना तो बहुत ही आपको पजल्ड करेगा ये, और समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे क्या किया है। तो इसीलिए मैंने स्पेशली इस टॉपिक के लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। और इसका जो वेव फॉर्म है इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीज़न व्हेन एनर्जी इज़ लेस देन पोटेंशियल, उस केस में तो पहले रीज़न के अंदर परिमित, जैसे एज यूजुअल वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है एक पार्टिकल के साथ, ठीक है। फिर बैरियर से टकराता है तो उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है। थर्ड रीज़न में उसकी संभावना जो है वो काफ़ी कम रह जाती है होने की। फिर भी क्या होता है, कुछ कण जो है वो टनलिंग इफेक्ट, जैसे हमने अभी स्टडी किया था, तो उसके थ्रू क्या है, थर्ड रीज़न में उनकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल थर्ड रीज़न के अंदर पाया जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने सिर्फ स्टडी किया है व्हेन एनर्जी लेस देन पोटेंशियल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये वाला ऊपर वाला। ओके, तो इस पूरे डेरिवेशन को थोड़ा पजलिंग है, लेकिन क्या ईजी है,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। खुश रहो बच्चों, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो पूछो, डिस्कस करो, क्योंकि अभी यही प्लेटफॉर्म है अपने पास स्टडी करने के लिए। और जो भी स्टडी मटेरियल होगा और जो भी गाइडेंस होगी वो सब इसी के थ्रू आएगी। तो आप भी कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, ताकि हम लोग एक लेवल तक समझ सकें फिज़िक्स को, महसूस कर सके, जैसे कि हमने अपने चैनल का नाम भी रखा है, फील द फिज़िक्स। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। और कॉल थोड़ा नहीं करें, क्योंकि कॉल से थोड़ा क्या है, ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। और मैसेज कर दीजिए जब भी टाइम मिलता है। हम लोग जितनी जल्दी हो सके कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।